हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें। आज का टॉपिक अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपकी जनरल साइंस जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थशास्त्र का। और इससे आपको वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के देखने को मिलते हैं। तो कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना हो चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि पता नहीं किस चैप्टर से कितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र का। दोस्तों, अर्थशास्त्र के ये सबसे प्लस पॉइंट आपका है कि हैंड रिटन नोट्स हैं। आपको लेस इज मोर, जितना इस नोट्स में दिया है इस सिर्फ रिवीजन के लिए है और इतना सफिशिएंट है। अगर आप कुछ और नहीं पढ़ते हैं, अगर आप नोट्स भी पढ़ के जाते हैं इकोनॉमिक्स के, तो आपको काफ़ी क्वेश्चन इस नोट्स के माध्यम से वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये अर्थशास्त्र इतिहास का विषय है। तो अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है और उनका सुनियोजित रूप अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र हमारा क्या है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, यानी जो भी हमारे आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं और उनका जो सुनियोजित रूप होता है, वो हमारा सारा अर्थशास्त्र के अंदर में आता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा गया, उन्होंने की थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों ही यहाँ पर आपको विकल्प में दिए जा सकते हैं। तीनों में से कोई एक नाम आपको दिया गया होगा और उसमें से आपको सही आंसर लगाना होगा। कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त थे या चाणक्य थे, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में राजनीति, शासन और प्रशासन का उल्लेख किया। जो कौटिल्य थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में राजनीति, शासन और प्रशासन का उल्लेख किया। इसके लिए उन्होंने सप्तांक सिद्धांत दिए, जिसमें राज्य के 7 अनिवार्य तथ्य बताए गए। कितने अनिवार्य तथ्य बताए गए थे? 7। वो कौन कौन से तत्व थे? तो बच्चों, इसके लिए आपको एक यहाँ पर ट्रिक है, उसे अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है, मैं बहुत इजीनेस यहाँ पर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आप अगर एक बार इसको वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर आपने मन से देखा है तो आपको यहाँ दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक में कौन कौन से 7 अनिवार्य तत्व बताए गए, तो इसके लिए आपको याद रखना है हमेशा एसडीएम का राज। एसडीएम का राज, तो एस डी एम यानी यहाँ पर 3 अल्फाबेट है। एस डी एम, एस यहाँ से आपका सेना, डी यहाँ से आपका दुर्ग, एम यहाँ से आपका महामात्य। महामात्य का मतलब होता है बच्चों वित्त मंत्री। और एस डी एम तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेना, दुर्ग, महामात्य। उसके बाद में अगला अल्फाबेट आता है के ए, यानी के, एस डी एम का। तो का मतलब हो गया कोष, जो कि सबसे अनिवार्य तत्व होता है बेटा। इकोनॉमिक्स में कोष सबसे अनिवार्य तत्व होता है। इसके बाद में अगला है राज, आर ए जी, एसडीएम का राज। तो राज में जो पहला है राजा है, दूसरा अमात्य। अमात्य बच्चों वित्त सचिव जो होता है, वित्त सचिव, उसको हम लोग अमात्य बोलते हैं अर्थशास्त्र में। और जे आपकी जनसंख्या हो गई। तो यहाँ से सप्त सिद्धांत जो हैं वो यहाँ से आपके पूरे हो जाते हैं। एसडीएम का राज, एसडीएम का राज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसडीएम का राज मतलब सेना, दुर्ग, महामात्य, कोष, राजा, अमात्य और जनसंख्या। महामात्य और अमात्य के बीच में जो अंतर है, वो महामात्य वित्त मंत्री होता है
और अमात्य वित्त सचिव होता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब बच्चों इस जितना मैंने आपको बताया इसमें आपका प्रश्न किस तरीके से बनता है ये यहाँ पर देखने की बात है। तो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की। यहाँ पर विकल्प होंगे आपके, उन विकल्प में आपको सही उत्तर देखकर लगाना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। फिर अगला प्रश्न है बेटा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी। मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु क्या थी, तो राजनीति विज्ञान। फिर अगला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है इसी से, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने तत्व बताए। तो बच्चों यहाँ पर 7 तत्व बताए, मैंने आपको बता दिया। एसडीएम का राज, सेना, दुर्ग, महामात्र, कोष, राजा, अमात्य और जनसंख्या। ठीक है। फिर उसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सप्तांक सिद्धांत वर्णित हैं उनमें सबसे अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो सबसे अनिवार्य तत्व मैंने आपको बताया कि कोष के बिना अर्थशास्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अर्थशास्त्र ही कोष है। फिर उसके बाद में आपको अगला प्रश्न देखने को मिल सकता है कि अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, चाणक्य को अन्य किन नाम से जाना जाता है। चाणक्य को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है। चाणक्य किनके सम्राट में निवास करता था। तो चाणक्य जो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के साम्राज्य में था। इसके बाद में अगला मैंने देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ शायद बहुत थोड़ा ही बताया, उसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो आपको सीखना यही कि किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके के प्रश्न आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। पढ़ने को आप पूरी किताब पढ़ लो, अगर आप वहाँ से क्वेश्चन को तोड़ नहीं पा रहे हैं तो शायद आपका वो जो आपने समय दिया है वो आपको एक नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में जिस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच वहाँ से आपको नहीं मिल पाएगी। अब अगली जो यहाँ पर अगले बिंदु हैं उनकी तरफ चलते हैं। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राज्य शब्द की विस्तृत व्याख्या की। इसमें राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बताए, जिनमें से निश्चित भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। इन चारों शब्दों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था बच्चों वो संप्रभुता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और मैकियावेली ने पुस्तक जो द प्रिंस उसकी रचना की, तो दोनों की तुलना की जाती है। तो राज्य शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था। एक प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा, राज्य शब्द की पहली बार उल्लेख किसने किया था। तो इसका हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जो थे आपके सिकंदर के गुरु थे और प्लेटू के शिष्य थे। उसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है, राज्य शब्द की विस्तृत व्याख्या किसने की। तो राज्य शब्द की विस्तृत व्याख्या मैंने आपको बताया कि मैकियावेली ने की थी। मैकियावेली ने राज्य के कितने तत्व बताए, मैंने आपको बताए कि 4 तत्व उन्होंने बताए थे। निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए, 7 सिद्धांत दिए, जिसमें एसडीएम का राज, और मैकियावेली ने 4 तत्व बताए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं हम, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि जो मैकियावेली ने 4 तत्व दिए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वो आपका संप्रभुता था। भारत के किस विद्वान की तुलना मैकियावेली से की जाती है। तो चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है और उनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस से की जाती है, जो कि मैकियावेली ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन भी यही है। उसके बाद में अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता तब मिली जब 1776 में एडम स्मिथ ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी, जिसे वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना गया। जिसे किस नाम से जाना गया बच्चों, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना गया। यह पुस्तक वास्तव में एक निबंध था। ये एक पुस्तक जो थी वास्तव में एक निबंध था, जो सामान्य जनता को व्यापारिक जगत में जोड़ने का प्रयास। इस पुस्तक को अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक माना गया। तो वेल्थ ऑफ नेशन अगर आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी है, तो आप वहां पर लिखेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक मानी गई है और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना गया।
अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी थी, क्वेश्चन अगर आता है तो आप वहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशन लिखेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को माना जाता है। इसी तरीके से कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो उसे भी एडम स्मिथ का ही वहाँ पर सही उत्तर आप चुनेंगे। उसके बाद में अगला देखते हैं, भारत में कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर कार्य करने वाले अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र की कल्याणकारी शाखा पर कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याणकारी शाखा पर कार्य किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। अमर्त्य सेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल हक के साथ मिलकर विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी। ये रिपोर्ट यूएन के यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाय द्वारा जारी की जाती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो अमर्त्य सेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई, वो यूएनडीपी निकाय द्वारा तैयार की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व के अनेक देशों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और उनकी विकास दर को निर्धारित किया जाता है। तो इस रिपोर्ट का काम क्या है बच्चों, कि वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसके बारे में जानना, वहाँ का डेवलपमेंट जो रेट है उसके बारे में वहाँ का निर्धारण करना। इस रिपोर्ट में शामिल होने वाले कारक औसत आयु, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है। इन तीनों कारक से मिला करके हम यहाँ की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाता है। तो तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, औसत आयु, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इसी के द्वारा किसी के आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। भाई जब किसी ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की तो उस देश की मानव विकास रिपोर्ट को देख करके उस देश की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका औसत आयु, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय से वो मिलकर वो रिपोर्ट बनती है। तो किसी भी देश के बारे में, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग उस रिपोर्ट से जान सकते हैं। तो किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न इससे अगर बन सकता है तो वह है आपका, अमर्त्य सेन का संबंध अर्थशास्त्र की किस शाखा से है। तो अमर्त्य सेन का संबंध अर्थशास्त्र की कल्याणकारी शाखा से है। पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, तो अमर्त्य सेन और महबूबुल हक के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो महबूबुल हक के द्वारा, जो कि पाकिस्तानी थे। भारत के किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया था 1998 में। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, इससे संबंधित है, तो मैंने यहाँ पर बीच में आपको नोट करा दिया है इसमें। तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित है। चाणक्य और जीवक जैसे विद्वानों ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की और यहीं के आचार्य पद पर कार्य किया। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रमुख शैक्षिक संस्थान था। इस विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, परंतु वर्तमान में बिहार सरकार व भारत सरकार ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप इस विद्यालय का पहला कुलपति अमर्त्य सेन को नियुक्त किया गया। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र शाखा के अर्थशास्त्री थे और उनको ही नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में। अब किस तरीके से प्रश्न आते हैं, देखिए ये भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और इसको नष्ट किसने कराया था, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कराया था, बख्तियार खिलजी ने कराया था। अमर्त्य सेन को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी ने पूरी तरीके से नष्ट करा दिया, तो उसके बाद में बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। जब विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया तो इसके पहले कुलपति जो नियुक्त किए गए वो अमर्त्य सेन को नियुक्त किया गया। उसके बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। बच्चों जब भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ आपसे 3 ही विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा और तीसरा विक्रमशिला।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी दादा भाई नौरोजी ने, जब उन्होंने गणना की आय की। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन यानी धन निकासी या जिसको हम लोग ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, इन्होंने पावर्टी एंड ब्रिटिश रोल ऑफ इन इंडिया, पावर्टी एंड ब्रिटिश रोल इन इंडिया नामक पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पावर्टी एंड ब्रिटिश रोल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में जो भी उन्होंने गणना की उसका पूरा विवरण उन्होंने उस बुक पर लिखा हुआ था। भारत में 1949 यानी 1949 में पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना करना था। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, भारत में 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, तो 1949 में किया गया और पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। इस फिर राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर 2 मई 1951 को यानी 2 साल के बाद में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना करना था। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन सा संगठन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निर्धारित की थी। उसके बाद में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना किस निकाय के द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, जो कि 2 मई 1951 को राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस देश की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर आर्थिक विकास जो है वो उस देश का आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का इकोनॉमिक्स का वीडियो। अभी इसके बाद में और भी इकोनॉमिक्स के बिल्कुल सीरियल से आपको वीडियो मिलेंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरा सिलेबस, चाहे वो वनडे एग्जाम के लिए हो, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए हो जहां पर आपकी करंट स्टिल जीएस जहाँ पर आपकी स्टिल जीएस पूछी जाती है, हाँ, उसके लिए आपको पूरा यहाँ से A to Z सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसके लिए आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और जिससे हमें और मोटिवेट मिले। आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के शेयर से और मोटिवेशन हो यहाँ। उसके बाद में जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है, जो भी हमारा फेसबुक पेज से जुड़ना चाहता है, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो जाओ जल्दी से वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ और फेसबुक पर पेज को लाइक करो, जिससे वहाँ पर आपको पीडीएफ और साथ ही साथ आपको और भी अपडेट जीएस से जुड़ी हुई मिलती रहेंगी। सबसे फास्ट चैनल बना दो दोस्तों। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर आप लोग भी सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि नोट्स जो हैं वो जल्दी में बने हुए हैं, तो थोड़ी सी राइटिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दो। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। लेकिन साथ में अगर मैंने बोला भी है, मैंने पढ़ाया भी है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको पूरा उसका हल दिया जाएगा, पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग प्यार दो, लाइक शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन भाई शेयर जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो।